जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगॉस्की के सिद्धांत से रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन आंसर हैं जितने भी आते हैं उसके ऑल पीवाईक्यू और जो थ्योरी से रिलेटेड अब तक के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं जीन पियाजे कोहलबर्ग और वाइगॉस्की के लेके आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही होंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी और चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा होता है कि, यानी एक 5 साल का बच्चा है वो ये तर्क नहीं कर पाता है कि जैसे पानी है एक ऊंचे गहरे गिलास में, जैसे एक पानी को इस गिलास में दिया जो ऊंचा है और गहरा है, और एक चौड़े बर्तन में यानी इस तरीके से बर्तन में रखा, तो ये तर्क नहीं कर पाता है कि जो है पानी की जो मात्रा है ये उतनी ही रहती है। मान के चलिए 1 कप पानी है वो हमने इस ग्लास में डाला और 1 कप पानी ही इस ग्लास में डाला, तो बच्चा क्या करेगा, वो इस ग्लास को प्रेफर करेगा, लेकिन वो तर्क नहीं कर पाता है कि ये जो पानी है ये दोनों में बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं। वह प्रतीक नहीं कर पाता है, यह अनुकरण नहीं कर पाता है, वह जो व्यापारीय चिंतन नहीं कर सकता, उसका जो व्यवहार है ये उद्देश्योन्मुखी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कि वह क्या है, व्यापारीय चिंतन जो है ये नहीं कर सकता है, यानी वो ये चिंतन नहीं कर सकता है कि चीज़ें जो है क्वांटिटी में बराबर हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो जो चीज़ बड़ी होती है, जो चीज़ उसको ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे आप बच्चे को 10 का नोट दीजिए और आप उसको 5 सिक्के दीजिए, तो वो नोट ना पकड़ के छोटे छोटे सिक्कों को पकड़ेगा, क्योंकि उसको जो है ज़्यादा चीज़ें वो रहेंगी कि जो चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा दिखती हैं या चीज़ें भारी दिखती हैं या बड़ी दिखती हैं वो उसको ज़्यादा समझता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं, यानी जो स्कीमा होता है, स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो ये जो संतुलन बनाए रखने के लिए जो स्कीमास होते हैं इनके लिए क्या होता है, तो निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जिसको हम जेपीडी बोलते हैं, आधारभूत सहायता जिसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। देखिए इसके इंग्लिश वर्जन भी आप याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी एकदम टिपिकल पूछता है और कभी कभी इंग्लिश का ही इसमें डाल देता है। अगला है अनुकूलन और चौथा है स्कीमा निर्माण। तो देखिए जब हम स्कीमाओं को संयोजित करने और हटाने और क्या करते हैं, नए स्कीमा की जो प्रक्रिया होती है इसको हम अनुकूलन कहते हैं। यानी ये सारी चीज़ों को हम कैसे अनुकूलित कर सकते हैं, कैसे हम उसका अनुकूलन करते हैं, यानी बच्चा उसका अनुकूलन कैसे करता है स्कीमाओं का, तो वो जो है इसको हम अनुकूलन बोलते हैं। अगला है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। ठीक है, मैंने आपको जो थ्योरी है मैंने आपको वाइगॉस्की की थ्योरी करवाई है और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखिए जो पूछा है निजी भाषा कोहलबर्ग है, एरिक्सन है, वाइगॉस्की हैं या पियाजे हैं, है ना। तो इसमें निजी भाषा की जब हम बात करते हैं तो निजी भाषा जो है शब्दावली प्रयोग जो है ये वाइगॉस्की ने किया था। यानी निजी भाषा क्या होती है, बच्चे जो हैं जो इन्होंने वाक्य हैं जो लैंग्वेज है इन्होंने इसको भागों में डिवाइड किया है और इन्होंने निजी भाषा को भी जो है बोला। निजी भाषा क्या है, निजी भाषा जैसे कोई भी एक बच्ची है वो खिलौना जोड़ते समय या खेलते समय स्वयं से बात करनी, स्वयं से बात करना ही इन्होंने उसको निजी जो है भाषा बोला है। और इन्होंने निजी भाषा को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है, यानी निजी भाषा बच्चे इसलिए करते हैं कि वो अपने जो उनके सोचने की दिशा है उसको वो कार्य निर्देश दे रहे होते हैं, स्वयं को वो दिशा निर्देश दे रहे होते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है। यानी इन्होंने निजी भाषा को बहुत ही अहम बताया है, किसने, वाइगॉस्की जी ने। यहीं पे अगर हम पियाजे की बात करें तो वो इसको इतना अहम नहीं मानते हैं। अच्छा, भाषा की बात करते हैं तो पियाजे क्या करते हैं, अहम वाक मानते हैं और ये निजी वाक मानते हैं। यही दोनों इनका जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता है अहम भाषा और निजी भाषा को लेके। तो आप याद, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, करके बहुत कुछ सीखते हैं। यानी वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है उसका मैं आपको बता देती हूँ। वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में जो है ये
जो है अंतःक्रिया को ज़्यादा इन्होंने मेन माना है कि बच्चे जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो मारपीट हो गया, अनुकरण हो गया, प्रतियोगिता, अंताकरण, तो ये अंतःक्रिया जो है इसके द्वारा जो है बच्चे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सीखते हैं। यानी बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है ये जो सोशल लाइफ से है, और जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे जो है चीज़ें अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो स्तर हैं ये कितने हैं? तो देखिए, कोहलबर्ग ने अपने जो नैतिक विकास के सिद्धांत इन्होंने 3 दिए हैं, जिसमें इन्होंने जो है सामाजिक स्तर के, आपने ऐसे इस तरीके से देखा होगा पिरामिड बना हुआ था, जिसमें इन्होंने अपने नैतिक सिद्धांत जो नैतिक विचार है उनको समझाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कथन है, किसका है? तो एक बच्चे के साथ जो विकास के दूसरों के साथ संप्रेषण का महत्वपूर्ण कारक है, तो ये किसका है? तो ये वाइगॉस्की का सिद्धांत है। यहाँ पे देखिए क्या है, बच्चे की जो भाषा का विकास है ये दूसरों के संप्रेषण, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे बात आ गई समाज की। जहाँ हम बात समाज और संस्कृति की करते हैं, वहाँ पे हम वाइगॉस्की की थ्योरी को ही मेन मानते हैं। यानी वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में ही जो है ये भाषा को, जो सामाजिक सिद्धांत हैं और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उन पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो। तो लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है ये क्या है? तो विकास का मूल कारण क्या है? तो देखिए, मानसिक, यहाँ वाइगॉस्की की बात हो रही, मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया हुआ है, संस्कृति का। तो और इन्होंने भाषा को इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि बालक जो है वो समाज के साथ जो है भाषा का प्रयोग करके, उससे अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो मानसिक प्रारूपों की बात यहाँ पे की है, स्कीम का प्रयोग, यानी कि जो स्कीमाज हैं उनका यूज़। तो ये देखिए, पियाजे इसको अहम मानते हैं, है ना। उद्दीपन और अनुक्रिया की बात अगर हम करते हैं, तो ये आपने पावलाव का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उसमें दिया हुआ है, उसको इन्होंने माना है संतुलन भी नहीं, यहाँ पे सामाजिक अन्योन्य क्रिया को जो है लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण माना गया। यानी जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है, बालक जो है समाज के साथ जो अंतःक्रिया करके सीखता है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है। अगला है हमारा, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यानी एक जो तर्क दिया हुआ है, तो ये कोहलबर्ग के जो चरण दिए हुए थे, है ना, इसमें पूछा गया है कि ये किस चरण के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बच्चे का दिया गया जो ये, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी एक बच्चे का ये तर्क है कि अगर आप ईमानदार हैं और आपके माता पिता जो है आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन की बात कहता है, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन की बात करता है, या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन की बात करता है, या फिर ये सामाजिक संकुचन अनुकूलन की बात करता है। तो ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अच्छा लड़का जो अनुकूलन होता है, इसी में बच्चा कहता है कि आप जो है ये काम करेंगे, आप अगर ईमानदार रहेंगे तो आपके माता पिता इसमें गर्व करेंगे। तो ये जो है जो कोहलबर्ग है, इनके नैतिक सिद्धांत के अनुसार जो है ये जो अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वर्तन, या फिर शिक्षार्थी के पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो जब हम जीन पियाजे के अनुसार बात करते हैं अधिगम की, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में ही जो है करके सीखने पे बल दिया था। और बच्चा क्या है कि एक सक्रिय यानी नन्हा वैज्ञानिक, इन्होंने बालक को एक नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो करके सीखता है और चीज़ें जो है करके सीखता है, और वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, कोरी स्लेट नहीं होता है, वो अपने साथ कई सारी चीज़ों को लेके आता है। तो वो जो ये स्टेटमेंट है ये किसके लिए है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो ये बच्चे के द्वारा पर्यावरण की जो सक्रिय खोजबीन है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अगला है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं स्कीमा की यानी प्रारूप की निर्माण में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ। जो यहाँ पे पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं का जाना जाता है, यानी किन दो प्रक्रियाएं हैं उनको कहते हैं तो सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। यानी ये जो है समायोजन और समावेशन ये दो बार आ गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ समायोजन है और अनुकूलन है, यहाँ समावेशन और अनुकूलन है, माइनर सा जो है अंतर है, यही जो है हमारा जो है नंबर काट लेता है। तो ये किन चीजों का रहता है, तो ये जो अंतर रहता है ये किसको दर्शाता है, ये अंतर हमारा जो है समावेशन और समायोजन के रूप में प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट की तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये इसके क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रता के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। या फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। अगला है, जीन पियाजे और लाइवर्स्की इसकी जो व्याख्या है बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो यहाँ जब हमने बात कर ली है, एक 5 साल की जो लड़की है वो टी शर्ट तय बनाते हुए व्यवहार करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोस्की के जो समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो जब हम विधि को वरीयता रखने की बात करते हैं, वरीयता देने की बात करते हैं, ऑप्शंस इसके पढ़ लेते हैं। तो तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को देंगे, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे, या फिर मानकीकृत जो है परीक्षण को देंगे। तो लेव वाइगोस्की के जो समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक हैं वो किसको मानते हैं, तो ये सहयोगी प्रोजेक्ट को मेन मानते हैं, यानी जो आकलन के लिए हम यूज करेंगे तो ये सहयोगी प्रोजेक्ट का जो है वो यूज करेंगे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नहीं है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये तो उन्होंने कहा था, यानी उन्होंने ये भी बोला था कि बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक हैं और बच्चे जो है ये खोजबीन करके ही सीखते हैं, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, विकास क्या है गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा है, बिल्कुल यही सही है। तीसरा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं है। ये जो निरंतर अभ्यास से ही जो है अधिगम होता है, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर आपने सारे मनोवैज्ञानिक को, सारे तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं अगर उनको आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप जो है बिल्कुल ही क्वेश्चन जब इस तरीके के आते हैं तो आप उनको अलग कर पाएंगे, आपको क्योंकि पता होगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो ये बहुत ही आपके लिए मददगार जो है साबित होगा, इससे आप जो है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। कौन सी नहीं है, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहम मान्यता। तो जब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक विकास की, तो इसमें भी देखिए नहीं दिया हुआ है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो जो अनुत्क्रमणीयता होती है ये जो है इसका इम्पोर्टेंट गुण होता है। ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति होती है ये भी होती है,
और जो प्रतीकात्मक विचार होते हैं ये नहीं बच्चे में जो है। पूर्व संक्रियात्मक का जो बच्चा होता है, देखिए पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें जो है संवेदी गामक की थी 0 से 2, फिर इसके बाद ये आती है पूर्व संक्रियात्मक वाली जिसमें 2 से 4 साल का बच्चा होता है। तो ये क्या करता है, प्रतीकात्मक विचार का जो है इसमें विकास नहीं हो पाता है ना, ये हमारी मूर्त में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा और अहम मान्यता भी इसमें होती है। अगला है, कोहलवर्ष के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो कोहलवर्ष के सिद्धांत के योगदान के रूप में उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो जब कोहलबर्ग की बात आती है तो इनका जो सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो इनके सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का जो सहयोग है इसका समर्थन किया गया है। अगला है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबोधित करता है। निकटवर्ती, यहाँ पे देखिए आपका जेडपीडी से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये किसका है, तो उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है और या फिर उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी इस एक संदर्भ को जिसमें बच्चे क्या है सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य क्या है वो अपने स्वयं से कर सकते हैं। यानी ये जो एक क्षेत्र होता है, यानी मैंने आपको पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें भी आप देख लीजिएगा, मैंने जो इनकी थ्योरी भी कराई उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, वो इस खिलौने को जोड़ लेता है, लेकिन इसके जो हाथ है ये इसको उल्टा सीधा जोड़ता है, ठीक है, और ये जो है मतलब ये जो खिलौना है इसके हाथ पैर को ये उल्टे से जोड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि इसको दाएं से नहीं बाएं से जोड़े। तो क्या होगा, उसको सारी चीज़ें जोड़नी आती थी, एक चीज़ नहीं आती थी। तो हमारे द्वारा जो है किया गया सहयोग ही ये क्या कहलाता है, निकटवर्ती विकास, जिसको हम जेडपीडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है उससे हम लेते हैं, ठीक है, ज्ञान। तो एज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है। अगला है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो बात करते हैं यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से जो कि 11 से ऊपर की है, संवेदी परक की है जो कि जन्म से 2 वर्ष की है, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष है। इनकी अवस्थाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनकी अवस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रम भी लगाने को दे सकता है। तो देखिए पहली आपकी ये होगी संवेदी गामक, दूसरा है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। 2 से जन्म से 2, 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 7 के ऊपर, ऐसे इनका जो है क्रम है। अब ये तो क्रम हो गया। अब बात करते हैं जो इसमें पूछा गया है कि जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाएं हो। जब अमूर्त की हम बात करते हैं तो ये जो औपचारिक संक्रियात्मक है, यानी 11 से ऊपर का जो बच्चा है ये अमूर्त चीजों को भी समझने लगता है। तो इसको भी हम अमूर्त संक्रियात्मक क्रिया भी कहते हैं। मूर्त है या अमूर्त भी, इसको औपचारिक भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो 4 प्रमुख अवस्थाओं की पहचान की भी हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बच्चे की 4 बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं यही आपकी मानी जाएंगी, जो पियाजे ने दी हैं। पूर्व संक्रियात्मक और पहली है संवेदी गामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है अमूर्त संक्रियात्मक, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। एज भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखिएगा। 0 से जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 से ऊपर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तार्किक रूप से यहाँ पे बात की गई है वस्तुओं और घटनाओं के चिंतन के बारे में। तो जब हम बच्चे क्या है वो चीज़ों को देखते हैं और देख के फिर तार्किक रूप से चिंतन करते हैं वस्तुओं और घटनाओं का, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है कहलाती है। अगला है हमारा,
वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो खेल का मैदान है, सभागार है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है, या फिर घर है? जब हम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो ये विद्यालय और जो कक्षा का वातावरण है उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसके संज्ञानात्मक विकास को। अगला है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी जो समझ है उसका सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपनी जो समझ का सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे का कथन है, क्योंकि वही मानते हैं कि बालक क्या है, वो नन्हा वैज्ञानिक है, वो करके सीखता है और चीज़ों को जो है वो देख के एक्सप्लोर करता है। अगला है, वाइगॉस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, नैतिक, आनुवांशिक या फिर शारीरिक? यहाँ बात करते हैं वाइगॉस्की के सीखने के बारे में। तो वाइगॉस्की का भी सिद्धांत मैंने आपको भी ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, तो ये सामाजिक हो जाएगा, क्योंकि ये इनका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का, जो कि इस पे ये महत्वपूर्ण बल देंगे। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रिय गामक जो अवस्था है ये सामाजिक मुद्दों के सरोकार रखती है, या फिर अनुकरण, स्मृति और सामाजिक अनुरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता पर, या फिर विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता पर? तो जब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार की हम बात करेंगे कि इंद्रिय गामक जो अवस्था है ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण को प्रदर्शित करती है। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है, तो कैसे कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देके। देखिए, निर्देश देके तो हम उनको कोई भी चीज़ करा ही नहीं सकते हैं, बाउंडेशन देके हम बच्चों से कोई भी चीज़ नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ही समय तक रहती हैं, वो अस्थायी है, स्थायी चीज़ें नहीं होती हैं। अगला है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर व्यवहार के नियम स्पष्ट बनाकर, यानी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। अगला है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा से जो है उनको हम शामिल करके उनको हम समझा सकते हैं। अगला है, वाइगॉस्की के अनुसार जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है इसका निहितार्थ है, तो इसका निहितार्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में जो श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं, जिनका बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ की यहाँ बात हुई है, उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना। तो यहाँ वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है उसका पूछा है कि इसका निहितार्थ क्या है, तो इसका जो निहितार्थ है ये क्या होता है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक का है, तो जब बच्चे समाज में रहते हैं तो ये सहयोगात्मक समस्या समाधान के समाधान द्वारा ही चीज़ों को कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था के दौरान बच्चा है वो बेहतर सीखता है, यानी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीकों के चिंतन के द्वारा। नेक्स्ट इसके दो ऑप्शन जो हैं वो भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो जब हम पियाजे की बात करते हैं तो इनका जो सिद्धांत ही है, तो ये जो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ये बच्चे जो है वो सीखते हैं। यहाँ पे संवेदी गामक की बात हो रही थी। अगला है, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह कहलाती है। जब हम जो संशोधित किया जा सकता है, यानी जो हम सीखते हैं और हमारे सीखने में जब संशोधन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्षरण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। तो उसे हम समावेशन कहते हैं, यानी जो इनका सिद्धांत है इन्होंने उस प्रक्रिया की बात की है जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। यानी अगर बच्चे ने, छोटा बच्चा है, उसने ऊपर जो है आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देखा है, तो जो है वो जानता है कि बच्चा जो है चिड़िया उड़ रही है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, पतंग उड़ती है तो भी वो कहता है कि ये पतंग ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है
तो वो चिड़िया और पतंग में अंतर करना सीख जाता है। इसी अंतर को क्या कहेंगे? समावेशन कहेंगे। यानी उसने पूर्व के ज्ञान में और नए ज्ञान में क्या कर लिया है? समावेशन कर लिया है। ठीक है, यानी संशोधित कर लिया है कि चिड़िया अलग होती है और पतंग अलग होती है। अगला है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहेंगे? सहयोग की नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक दुविधा। तो इसको हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। जब हम सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की जो निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता होती है, यानी चिंतन प्रक्रिया होती है, उसको हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। अगला है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार है, उसका जो क्रोधित करने वाला जो व्यवहार है करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, वह विद्यार्थी रिक्त स्थान है में सहायता की आवश्यकता है। यानी बच्चे के कौन से क्षेत्र में सहायता करने की आवश्यकता है? तो भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो उसको भावात्मक क्षेत्र में सहायता करने की आवश्यकता है। यानी हम जानेंगे कि बच्चा ऐसा जो आक्रामक व्यवहार है ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और उसको हम जो है सही करने का, यानी उसको हम सॉल्व करने का जो है प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि बालक ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसके जो भावात्मक क्षेत्र है उसमें हम उसकी सहायता करेंगे। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आपको पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो जब वस्तु स्थायित्व की बात आती है तो ये संवेदी परक जो चरण है इसमें आता है। इसमें क्या होता है, जो वस्तु स्थायित्व का जो है, देखिए इसमें इसके कई सारे जो संवेदी गामक हैं, इसके कई सारे गुण होते हैं। बच्चा क्या करता है, अगर उसकी माँ आ रही है, आपने देखा होगा कि बच्चों को इस तरह से जो है छुपन छुपाई टाइप वाला गेम खेलते हैं, इस तरीके से कर देते हैं कि हाँ मम्मी, अगर उसको उसकी माता है दिख रही हैं, कुछ टाइम बाद नहीं दिख रही हैं, तो वो रोता है, फिर सामने आ जाती है। तो ये जो है, और इसमें क्या गुण होते हैं कि बच्चा जो है बॉल को ही अपना एक जो है, अगर बॉल पड़ी है तो वो बॉल को ही ध्यान केंद्रित करके उसकी तरफ जाता है, आसपास की चीज़ों को उसको मतलब नहीं रहता है। तो ये सारे गुण जो है इसी अवस्था के जो है माने जाते हैं। तो संवेदी परक जो है चरण इसमें आ जाएगा। अगला है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, व्यक्तिकता एवं विनिमय का, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध का, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार का। तो इसमें जो कोहलबर्ग की बात आती है जब, तो इसमें जो है आज्ञापालिता और दंड उन्मुखीकरण का भी माना जाता है, व्यक्तिकता और विनियम का भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आय कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं कर सकते, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? परंपरागत में है, पूर्व परंपरागत में है, पाश्चात्य परंपरागत में है, परापरंपरागत है। इनकी भी जो अवस्थाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो डायरेक्ट अवस्थाएं हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो पश्चिम परंपरागत इनकी जो अवस्था है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रतिभाशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास की चरण को संकेत दे रही है? पूर्व औपचारिक चरण, व्यक्तिक और विनियम, औपचारिक चरण जो कि चौथा चरण है कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण जो कि 5वां चरण है सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण जो कि पहला है दंड परिवर्जन। तो यहाँ पे बात कर रही है इस अवस्था के बारे में। तो ये जो अवस्था है ये औपचारिक चरण यानी कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, औपचारिक चरण। अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति को सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट है जो इसके ऑप्शंस हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना ही इसका मेन जो है वो उद्देश्य हो जाता है। अगला है वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है, यानी उसकी जो है निंदा की गई है, उपेक्षा कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये क्या है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, भाषाई है या जैविक है? तो जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है, इनका आपने सिद्धांत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा, 6 से 7 मिनट का वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो इनका जो सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। और तो बालक क्या है कि समाज में और संस्कृति के द्वारा जो है अंतःक्रिया करके सीखता है, और किसके द्वारा सीखता है, भाषा के द्वारा। इन्होंने भाषा को ही निज भाषा जो है, बालक जो बात करते हैं उसको निज भाषा बोला है ना। प्राइवेट स्पीच को ये मेन मानते हैं तो भाषा भी हो जाएगा, कौन सा नहीं हो जाएगा, जैविक को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे की यहाँ बात हो रही है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया है, ठीक है। जो इंद्रिय कामक पहली होती है, दूसरी ये है, तीसरी मूर्त होती है, चौथी अमूर्त होती है। यहाँ पे आंख कान नाक की बात की गई है, तो ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंद्रियों की जो है बात की गई है। तो इंद्रिय जनित गामक स्तर की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि बालक क्या है वो हाथों से, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, हाथों से छूकर जो है वो व्यवहार कर रहा है। तो इंद्रिय गामक हो जाएगा, सेंसरी मोटर भी इसको बोलते हैं। अगला है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। वह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसकी जो बात हो रही है, ये जो है बिस्मार्क नैतिकता की प्रतिक्रिया की संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की या सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पे सहयोग की नैतिकता की बात हो रही है, क्योंकि पिकनिक में है तो सभी लोग ग्रुप में गए हुए हैं, तो यहाँ पे सहयोग की नैतिकता की बात हो रही है। अगला है, एक शिक्षिका 2 असमान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। इससे रिलेटेड देखिए मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन समझाया है, उसी से रिलेटेड है, बस देखिए थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। आई होप आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चे को जो है खाली स्थान कठिनाई है, यानी बच्चे को किस गुण में जो है कठिनाई है? तो समायोजन में है, अहम केंद्रता में है, पलटावी में है, विकेंद्रीकरण में। तो बच्चे को क्या है, विकेंद्रीकरण में प्रॉब्लम है, यानी बच्चे जो है, बच्चों में अभी उतनी समझ नहीं विकसित हो पाई है कि जो है मात्रा समान है, बस खाली जो उसका आकार है उसमें परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो खिलौने वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्ची जो है उसको खिलौना जोड़ना आता है, वो एक पैर जोड़ देती है, दूसरे पैर को वो जो है उल्टा जोड़ती है, दाएं से बाएं जोड़ देती है, तो दूसरा उसको सहयोग करता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे जोड़ो, फिर वो खिलौने को जोड़ देती है। सेम उसी का जो उदाहरण है, उसी से रिलेटेड जो है ये इसका जो क्वेश्चन है ये होगा। तो ये पार्श्वकरण हो जाएगा, पूर्व क्रियात्मक चिंतन हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा, सहारा देना हो जाता है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा देना, यानी जिसको हम पाड़ भी कहते हैं, इसको हम स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने कितने नामों से घुमा फिरा के इसका पूछ लेता है। आपको इसके सारे नाम जो है याद होने चाहिए, सारे नाम आपको पता होना चाहिए, और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस बारे में यहाँ बात हो रही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो जेडपीडी होता है, लेकिन यहाँ पे हम पाड़ का काम कर रहे हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित
में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, यहाँ इसको आप ध्यान दीजिएगा। भाषा, परिपक्वता, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप। तो देखिए भाषा, इनका जो सिद्धांत ही है ये किस पे है? तो ये जो है परिपक्वता है, प्रक्रिया इस पे है। तो सामाजिक अनुभव की जब हम बात करते हैं तो ये वाइगोत्स्की का हो जाएगा, ना कि पियाजे इसको ज़्यादा अहम मानते हैं। ठीक है, अगला है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशिक वाक्य सहयोग का निम्नवत स्तर है। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही? तो संस्कृति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सामाजिक सिद्धांत की ही, सांस्कृतिक सिद्धांत की ही यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो ये विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की वाइगोत्स्की के, तो ये अधिगम का क्या है? अधिगम एवं विकास क्या है? ये समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, यानी जो अधिगम है और जो विकास है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ जो है वो प्रवृत्त होता है? इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य पर पारिवारिक अपेक्षाएं, या फिर अंतर्निहित संभावित दंड पर। तो ये किस में हो जाएगा? ये जो है अंतर्निहित संभावित जो दंड है इसके ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात है, 4 कथन जो दिए हुए हैं, वाइगोत्स्की इनमें से किससे सहमत है? तो बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या फिर बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, या फिर बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। और इसमें क्या है कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, समाज के साथ जो है अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? तो मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे की 4 अवस्था मैंने अभी ऊपर आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। औपचारिक संक्रियात्मक ये चौथी अवस्था है, संवेदी गामक ये पहली अवस्था है, मूर्त वाली ये तीसरी है, और ये वाली आपकी दूसरी है। एज भी मैं आपको बता देती हूँ। संवेदी कामक की जो थी ये जन्म से 2 वर्ष थी, फिर उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक की है, ये आपकी 2 से 7 की है, और ये आपकी 2 से 7 है, ये 7 से 11 है, 7 के ऊपर की है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस अवस्था के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष में अगर है तो बालक क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात हो रही है। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, ये भी आ चुका है, अभी मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये आत्मसातीकरण की बात है। देखिए ऊपर मैंने क्या कहा था कि नई जानकारी में वो क्या करता है, संशोधन करता है, यानी पक्षी और पतंग में वो क्या करता है कि संशोधन कर लेता है। ठीक है, समायोजन कर लेता है, यानी संशोधन करके फिर उसे समायोजन कर लेता है। लेकिन नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जो उसकी जानकारी है उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया है ये आत्मसातीकरण। देखिए दोनों लगती सेम है लेकिन दोनों होती अलग अलग हैं। ठीक है, वो वहाँ पे दोनों को पक्षी समझ रहा था लेकिन दोनों अलग अलग थी, बाद में वो चीज़ें प्रोसेस हैं तो उसमें वो समायोजित कर लेता है। यहाँ ये आत्मसातीकरण इसको दर्शाएगा, यानी वर्तमान की जो अवधारणा है उसमें बदलाव कर लिया, यानी उसने आत्मसात कर लिया है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है ये। अगला है हमारा, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जीन का प्रयोग किया है, स्कीमा या अवधारणाएं का प्रयोग किया है, और परिपक्व प्रखंड का प्रयोग किया है, विकास के क्षेत्र का प्रयोग किया है।
तो जब बात करते हैं हम जीन पियाजे, यहाँ पे पियाजे की हमने बात की है, तो पियाजे ने क्या है, स्कीमा यानी अवधारणाओं की बात की है। अगला है वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। यही आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि बालक क्या है, अपने आप को दिशा निर्देश देता है। मैंने आपको जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, देखिए क्वेश्चन आंसर तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है आप उनको समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदिका में। तो मूर्त की देखिए यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन में ही आपका जो है आंसर दे दिया है। तो ये जो है औपचारिक, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, उसके बारे में बात की गई है। अगला है हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप जब मेरे लिए करें तो मैं वह आपके लिए करूंगा। जब बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा को, यानी यह बच्चा जो है नैतिक तर्कणा जो कोहलबर्ग की है, ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन, सहायक उद्देश्य, या फिर दंड और आज्ञापालिता। जब बच्चा ये कहता है कि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि तुम मुझे पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पेंसिल शेयर करूंगा, तुम मुझे अपना टिफिन खिलाओगे तो मैं तुम्हें अपना टिफिन शेयर करूंगा। यानी इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं, ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण जो इनकी अवस्था है, जो इनका चरण है कोहलबर्ग का नैतिक तर्कणा का, इससे संबंधित है। तो आई होप ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इन्हीं क्वेश्चन से आपके जो है क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चंस आपके इसी से रिलेटेड आएंगे अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है, और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप उनको अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से आएगा, बस चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा के पूछ दी जाएंगी। लैंग्वेज का हेर फेर रहेगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को निगेटिव में नहीं ले जाना है, चीज़ों को पॉजिटिव लेके आंसर आपको देना है, क्योंकि बालक क्या होता है, वो सीखने के लिए तत्पर रहता है। इसमें बालक की कोई गलती नहीं रहती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मेन टैगलाइन का आपको ध्यान रखना है।